आप रात के सन्नाटे में किसी सुनसान हाईवे से गुजर रहे होते हैं और आपकी गाड़ी के हेडलाइट सड़क किनारे पड़े उस सूखे बेजान पेड़ पर पड़ती है। तो उस वक्त सिर्फ आप उन पेड़ों को नहीं देख रहे होते, कोई और भी होता है जो उन सूखे पत्तों के पीछे छुपा हुआ है और वो सिर्फ आपकी गाड़ी के रुकने का इंतज़ार कर रहा होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसे सुनने के बाद अगली बार आप किसी हाईवे पर रात के वक्त सफ़र कर रहे होंगे तो गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने में भी आपको डर लगेगा। तो अब आगे आप जो भी सुनेंगे उसमें एक बार बस खुद को इमेजिन कर देखना, बस एक बार, और कमेंट में बताना ज़रूर कि आप उस जगह होते तो क्या फील करते। यह कहानी नागपुर से हैदराबाद जाने वाली उसी नेशनल हाईवे की है जिस पर हर रोज़ हज़ारों गाड़ियाँ जाती है। लेकिन रात के सन्नाटे में वही हाईवे एक अलग रूप ले लेती है। तो ये कहानी है रिधा की। रिधा अपने 3 दोस्तों के साथ एक वीकेंड ट्रिप के बाद नागपुर से हैदराबाद वापस लौट रही थी। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। चारों तरफ अंधेरा था। कार के अंदर धीमा म्यूजिक चल रहा था और निधा के बाकी दोस्त सो रहे थे, जबकि उनका एक दोस्त गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक रिधा को वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। उसने जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उस दोस्त को गाड़ी रोकने को बोला। उसका दोस्त चारों तरफ देखता है, लेकिन दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप या ढाबा नज़र नहीं आता है। सिर्फ हाईवे था और सड़क के दोनों तरफ फैले जंगल झाड़। रिधा ने कहा कि वह ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती, इसलिए उसका फ्रेंड गाड़ी को स्लो करता है और सड़क के किनारे एक सुनसान जगह पर रोक देता है। गाड़ी जहाँ रुकी वहाँ सड़क के ठीक किनारे एक पुराना सूखा हुआ एक बबूल का पेड़ था। उस पेड़ की छाल सफ़ेद पड़ चुकी थी और सड़ चुकी थी और उसकी सूखी टेढ़ी मेढ़ी टहनियाँ रात के अंधेरे में ऐसा लग रही थी जैसे कोई कंकाल अपने हाथ फैलाए खड़ा हो। रिधा कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी। रिधा उस पेड़ के पीछे की तरफ चली गई और फ्रेंड्स, ठीक इसी जगह से कहानी का वो खौफनाक मोड़ शुरू होता है जिसे याद करके आज भी रिधा के दोस्त कांप जाते हैं। रिधा वॉशरूम करने के बाद वापस जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था, तभी सूखे बबूल के पेड़ से सूखी पत्तियां गिरने लगी। लेकिन ये अजीब बात यह थी कि हवा भी नहीं चल रही थी, फिर भी वो पत्तियां अचानक कैसे गिर रही थी। रिधा कार के पास वापस जाती है, दरवाजा खोलती है और बैठ जाती है। उसके दोस्त ने उसकी तरफ देखा। रिधा का चेहरा थोड़ा उदास हो गया था, पर रिधा कुछ बोली नहीं। उसने बस इशारे से गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा। उसके बाद के पूरे सफ़र में रिधा बिल्कुल खामोश रही। उसकी आंखें बस सामने सड़क पर टिकी थी, जैसे वो एकदम सदमे में हो। उसके दोस्तों को लगा शायद रात के सन्नाटे में डर गई है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उस बबुल के पेड़ के पास रिधा के साथ कुछ ऐसा जुड़ चुका था जब उनके साथ ही उनके घर तक जाने वाला था। वो लोग हैदराबाद पहुंचते हैं। सभी फ्रेंड्स अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर कुछ दिन तो सब नॉर्मल रहता है। उसके बाद रिधा के पेरेंट्स उसमें कुछ चेंज देखने लगते हैं। रिधा जो पहले बहुत हंसती थी, इधर उधर जाते रहती थी, अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने घर के लोगों से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। वह दिन भर अपने कमरे में अंधेरा करके बैठी रहती। अगर कोई उसके कमरे का पर्दा हटाता या रोशनी करने की कोशिश करता तो वो बहुत गुस्सा हो जाती। लेकिन सबसे डरावना बदलाव उसकी खाने की आदतों में आया। एक शाम उसकी माँ ने देखा कि रिधा किचन में अकेली खड़ी है। जब उसकी माँ उसके पास गई तो उसके होश उड़ गए। उसकी माँ ने देखा कि रिधा फ्रिज से कच्चा मीट निकाल के खा रही है। उसके मुंह और उसके हाथों पर खून लगा हुआ था। उसकी माँ यह देख के पूरी तरह शॉक हो गई। उसकी माँ चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की तो रिधा ने अपनी माँ की तरफ एक अजीब नज़र से देखा। रिधा ने जब अपनी माँ को इस तरह से देखा तो उसकी माँ बहुत डर गई। रिधा के चेहरे पर भी कोई पछतावा नहीं था, बस एक अजीब सी भूख थी। उसने वो मीट वहीं छोड़ दिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सिर्फ यही नहीं, रिधा की रात की आदतें और भी डरावनी होती जा रही थी। वह रात भर सोती नहीं थी। उसकी छोटी बहन जो उसके कमरे में दूसरे बेड पर सोती थी, उसने नोटिस किया कि रिधा रात के 12 बजे के बाद अपने बेड से उठती है। वह चुपचाप कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है और बाहर आसमान में चांद को बिना पलक झपकाए देखती रहती है। और वो घंटों तक एक ही पोजीशन में खड़ी रहती है, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो।
या किसी से बात कर रही हो। और फिर एक रात जिसने रिदा के परिवार के हर सदस्य के दिमाग में जिंदगी भर के लिए डर का ऐसा घाव छोड़ दिया जो कभी भर नहीं सकता था। उस रात करीब 2:30 बज चुके थे। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। रिदा की छोटी बहन की आंख अचानक किसी अजीब सी सरसराहट की वजह से खुली। वह आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई सूखी चीज फर्श पे घिसट रही हो। उसकी बहन ने नींद में ही रिदा की बेड की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन रिदा का बेड बिल्कुल खाली था। उसे लगा रिदा हमेशा की तरह खिड़की के पास खड़ी होगी। उसने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी रिदा की बहन को एक अजीब सी सड़न जैसी बदबू आई, जैसे कोई मरा हुआ जानवर हो। घबराहट में उसकी बहन ने अपने तकिए के पास रखी एक टॉर्च उठाई और उसे ऑन किया। उसने टॉर्च को पूरे कमरे में घुमाया, फर्श पर, अलमारी पर, खिड़की पर, लेकिन रिदा कहीं नहीं थी। लेकिन तभी अचानक से सरसराहट की आवाज़ सीधे उसके सिर के ऊपर से आई। रिदा की बहन के हाथ पांव कांपने लगे और वो अपने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी को छत के ऊपर की तरफ घुमाया। और फ्रेंड्स, जो नज़ारा टॉर्च की रोशनी में दिखा, उसे देखकर उसकी बहन के गले से एक चीख निकली जो पूरे घर में गूंज गई। रिदा अपने बेड पर नहीं थी। वह एक बड़ी छिपकली की तरह अपने चारों हाथ पैर छत की दीवारों पर टिकाए हुए उल्टी रेंग रही थी। उसके कपड़े छत से नीचे लटक रहे थे और उसके लंबे बाल हवा में बिखरे हुए थे। लेकिन सबसे खौफनाक बात अभी बाकी थी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी रिदा पर पड़ी, छत पर रेंगती हुई रिदा की गर्दन पूरी तरह से घूम गई, एकदम 180 डिग्री। उसकी पीठ छत की तरफ थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह मुड़ के अपनी बहन की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसके मुंह से लाल टपक रही थी। वह अपनी बहन को देखकर एक बहुत ही डरावनी, मर्दाना और भारी आवाज़ में हंसने लगी। वो आवाज़ रिदा की बिल्कुल नहीं थी। हंसी रोकने के बाद उसने नीचे देखते हुए कहा, तुमने हमारे घर के पास आकर गुस्ताखी की है। अब इस लड़की का जिस्म हमारा है। ये बात सुनते ही उसकी बहन डर के कमरे से बाहर भागी। उसकी चीख सुनकर रिदा के माता पिता और बाकी घर वाले जाग चुके थे। उसके घर वाले रिदा के कमरे में पहुंचे तो रिदा छत से नीचे गिर चुकी थी और फ्लोर पर बेहोश पड़ी थी। उसके मुंह से अभी भी झाग निकल रही थी। उसके बाद उसके परिवार वाले भी समझ गए थे कि यह कोई बीमारी नहीं है। रिदा की हालत दिन ब दिन बहुत बिगड़ती जा रही थी। अब उसे 24 घंटे बांध कर रखना पड़ता था, क्योंकि मौका मिलते हुए खुद को या दूसरे को चोट पहुंचाने की कोशिश करती। लास्ट में रिदा के पापा के एक दोस्त ने उन्हें एक बेहद पहुंचे हुए फकीर बाबा के बारे में बताया, जो इस तरह की ऊपरी ताकतों और जिन्नातों के मामलों को सुलझाने के लिए जाने जाते हैं। अगले दिन पीर बाबा को उसके पापा ने घर बुलाया। बाबा जैसे ही घर के पास आए, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसने रिदा के पिता से कहा कि घर की हवा बहुत भारी है और जो चीज़ अंदर बैठी है वो बहुत गुस्से में है। बाबा को रिदा के कमरे में ले जाया गया। रिदा उस वक्त बेड पर से बंधी हुई थी। जैसे ही उसने बाबा को देखा, वो पागलों की तरह चटपटाने लगी। उसके मुंह से अजीब अजीब जानवरों जैसी आवाज़ निकलने लगी। बाबा ने थैले से एक पवित्र सामान निकाला। उन्होंने सबसे पहले रिदा के बेड के चारों तरफ जमीन पर एक खास तरह का पाउडर छिड़कते हुए एक गोल घेरा बनाया, जिसे हिजार कहा जाता है। इस घेरे का मकसद उस अदृश्य ताकत को एक जगह सीमित करना था, ताकि वह कमरे में कहीं और ना फैल सके। बाबा घेरे के ठीक बाहर बैठ गए और उन्होंने पवित्र आयतें पढ़ना शुरू की। जैसे जैसे बाबा के मंत्र और आयतों की आवाज़ तेज हो रही थी, रिदा के भीतर वो ताकत और ज़्यादा बाहर आ रही थी। बाबा ने अपनी आवाज़ को और भारी करते हुए और जिन से सीधे सवाल किया, कौन हो तुम और इस बेगुनाह लड़की के जिस्म में क्या कर रहे हो? अपना नाम बताओ। यह सुनते ही रिदा ने एक भयानक चीख मारी। उसने बहुत जोर से अपने हाथ पैर झटके। वह अपने ही हाथों से अपने बाल को नोचने लगी। उसके बाल जड़ों से उखड़ने लगे और उसके सर से खून आने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी दर्द का एहसास नहीं था। बाबा अपनी पाठ को जारी रखते हैं। उसकी पाठ को सुनकर रिदा सिर को बेड के पीछे की दीवार पर जोर जोर से पटकना शुरू कर देती है। उसने अपने हाथ की उंगलियों से दीवार को इतनी बुरी तरह खरोचा कि उसके नाखून से खून निकलने लगे और दरवाजों पर खून के निशान बन गए। अब वह लगातार उस भारी डरावनी आवाज़ में चिल्ला रही थी, ये मेरी है,
इसे मैंने उस बबूल के पेड़ के नीचे चुना था। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर बाबा समझ गए, जिन बहुत पुराना और जिद्दी है। उसने अपने थैले से एक लोहे की एक बड़ी और पुरानी कील निकाली। उन्होंने उस कील को अपने हाथ में लिया और उस पर कुछ खास आयतें पढ़कर फूंक मारी। उसके बाद बाबा खड़े हुए और रिदा के कमरे के लकड़ी के दरवाजे के पास गए। उन्होंने उस कील को दरवाजे के ठीक बीचों बीच रखा और एक भारी हथौड़े से उस पर वार किया। जैसे ही कील दरवाजे के अंदर धंसी, रिदा के मुंह से एक ऐसी दर्दनाक और गूंजती हुई चीख निकली जैसे किसी ने सीधे उसके वजूद पर वार किया हो। जैसे जैसे वो कील ठुक रही थी, जिनकी ताकत कमजोर हो रही थी, रिदा का शरीर जो अब तक हवा में उड़ रहा था अचानक ढीला पड़ गया। वह हाँफने लगी और उसकी आंखें वापस नॉर्मल होने लगी। जिन ये रूहे बाबा के ताकत के सामने टिक नहीं पा रहा था। उसने रिदा के मुंह से एक कमजोर आवाज में कहा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस हाईवे के सफेद बबूल के पेड़ के पास दोबारा कभी नहीं जाएगी। अगर कोई फिर से वहां रुका तो मैं उसका वजूद मिटा दूंगा। पीर बाबा ने हामी भरी और अपनी दुआ पूरी की। इसके साथ रिदा के शरीर को एक आखिरी तेज झटका लगा और वह पूरी तरह से शांत होकर बेड पर गिर गई और गहरी नींद में सो चुकी थी। इस घटना को बीते हुए अभी काफ़ी समय हो चुका है। रिदा पूरी तरह होश में है और धीरे धीरे अपने पुराने ज़िंदगी में वापस लौट रही है। लेकिन उस रात का खौफ इतना आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। रिदा के ठीक होने के एक महीने बाद तक उसके बेडरूम में एक बेहद अजीब और डरावना सिलसिला चलता रहा। दिन के समय तो सब कुछ नॉर्मल रहा था, लेकिन जैसे रात के 1:30 बजते, ठीक वही वक्त जब रिदा उस बबूल के पेड़ के पास गई थी, कमरे की दीवारों पर एक अजीब सा तमाशा शुरू हो जाता। कमरे की साफ सुथरा दीवारों पर बिना किसी आग या धुएं के कोयले जैसे काले रंग के अजीब अजीब साए अपने आप उभरने लगती। वो साए कभी टेढ़े मेढ़े पेड़ की तरह दिखती तो कभी किसी रेंगते हुए औरत की तरह, और सुबह की पहली किरण के साथ अपने आप गायब हो जाती। ऐसा लगता है कि जैसे वह जिन जाते जाते भी अपनी मौजूदगी का निशान उस कमरे में छोड़ गया हो, ताकि वह कभी उस खौफ को ना भूल सके। तो फ्रेंड्स, यह थी नागपुर हैदराबाद की हाईवे की स्टोरी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची या खौफनाक कहानी है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं किसी डरावनी और आप बीती के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।